रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है, लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरी ईमानदारी से हमने लोगों के लिए काम किया तो वो रेवड़ी है, और रात दिन एक करके अडानी जी के लिए काम किया वो रबड़ी है, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन 2 मिनट में मैं पहले ये बताना जरूरी समझती हूं, रबड़ी और रेवड़ी दोनों बांटने से काम नहीं चलेगा। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। अब प्रधानमंत्री आवास जैसा गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीणों के और 5 लाख शहरी लोगों के आवास छीनने का पाप किसी ने किया है तो वो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर गरीबों का आवास रबड़ी है तो ये कांग्रेस को मुबारक हो कि उनको पीने के लिए पानी, उनको सड़क, उनको अस्पताल, उनको स्कूल, अगर इसको वो रबड़ी मानते हैं, क्योंकि एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, परंतु बीजेपी जो है वो गरीब कल्याण की राजनीति कर रही है कि गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ का वो हॉट मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में रेवड़ी कल्चर की एंट्री तो नहीं हुई है, क्या यहाँ पर रबड़ी कोई खा रहा है, और क्या इन दोनों बातों का यानी रेवड़ी और रबड़ी का छत्तीसगढ़ के चुनाव से कुछ नाता है। ऐसे में जब रेवड़ी और रबड़ी की बातें जोरों पर है तो जनता क्या सोचती है, वो किससे लपकती है, क्या उसके चुनावी डिसीजन पर इसका असर होता है, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निश्चय वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो बताएंगे कि अर्थशास्त्री नजरिए से इन दोनों बातों का कितना असर होगा। तो चर्चा को शुरू करता हूं। और जैसा कि हमने बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जमकर चर्चा रही कि रेवड़ी और रबड़ी कौन बांट रहा है और क्या ये बांटना चुनाव में जरूरी है। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले चौहान जी की ओर चलते हैं क्योंकि उंगलियां इनके तरफ ही उठ रही है। अनिल चौहान जी, जब आप लोग सौगातों को देना शुरू करते हैं तुरंत ये बात उठती है कि आप लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, क्या ये जरूरी भी है? क्या आप लोग इतना काम किए हैं तो रेवड़ी की क्या जरूरत है बांटने की? देखिए मोहन जी, रेवड़ी का सवाल तब आता जब बिना परिश्रम को किसी को पैसा दिया जाता, या ऐसे व्यक्ति को पैसा दिया जाता है जिसको जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ लाभ होगा। लेकिन यहाँ जिस प्रदेश में प्रतिदिन 5 किसान आत्महत्या कर रहे हो, उस प्रदेश में अगर किसानों की आवश्यकता के अनुसार उनको कर्ज माफी होती है, उनको धान की कीमत दी जाती है, उनकी 20 क्विंटल धान खरीदी जाती है, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को लगता है कि रेवड़ी बट रही है, रबड़ी बट रही है, माफी चाहूंगा। और ये जब रेवड़ी और रबड़ी अडानी जी को पहुंचाते हैं, किस तरह से जो उद्योग बंद कैसे किए जाते हैं ईडीआईटी के माध्यम से, फिर कैसे उनको हेयर कट और इधर उधर करके, गणित करके, गुड़ा भाग करके, कर्ज माफी करके उसको कैसे अडानी को सौंपा जाता है, ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं। तो 2-3 उद्योगपतियों को लाभ देना इनको रबड़ी और रेवड़ी नहीं लगता। जनता को जब कोई लाभ दिया जाता है, जिनको आवश्यकता है, मूलभूत जीवन के लिए जिनको आवश्यकता है, उनको जब कुछ दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि रेवड़ी और रबड़ी बट रही है। मोहन जी, समझने की बात यह है कि ये वनांचल के लोगों का प्रदेश है, ये किसानों का प्रदेश है। इस देश में अगर किसानों को मजबूत नहीं किया गया, वनांचल के लोगों को मजबूत नहीं किया गया, तो नक्सलवाद से लेके दूसरे घाव नासूर बन जाएंगे हमारे ऊपर। अगर यहाँ तेंदुपत्ता का 4000 नहीं दिया गया, लोहंडीगुड़ा की जमीन वापस नहीं की गई, चिट फंड कंपनियों से पैसा नहीं लाया गया, इनको राहत नहीं दी गई, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच इक्के दुक्के अरबपतियों को लाभ पहुंचाने की है, तो इनको लगता है उनको रबड़ी देंगे, लेकिन जनता में जब कोई लाभ बढ़ता है तो ये रेवड़ी है। तो कांग्रेस इस रेवड़ी को लगातार बांटती रहेगी, क्योंकि जीवन स्तर सुधारना है,
सबको देश की मुख्य धारा में जोड़ना है। अगर ये रेवड़ी है तो रेवड़ी ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस रबड़ी का भी हिसाब देना होगा जो अदानी जी को दी जा रही है थाली में परोस परोस के। ये फर्क है मोहन जी, सोच का, विचारधारा का। अब देश की जनता और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझने लगी है ये कौन सा खेल और कौन सा कुचक्र चल रहा है। नगर नार प्लांट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वित्त मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट में जिसकी बिक्री का आता है, विज्ञापन आता है, और उसके बाद राज्य सरकार को बिडिंग से रोका जाता है, और उसके बाद अमित शाह जी यहां आकर कहते हैं चूंकि चुनाव है कि भैया हम नहीं बेच रहे हैं। तो फिर विज्ञापन क्यों? ये कौन सा खेल है कि जिसको मतलब सरकार बनाती है और उसको अदानी जी को बेचने की साजिश चल रही है? इस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये रेवड़ी और रबड़ी की जो लड़ाई है, जब जनता को कुछ मिलता है तो इनको रेवड़ी लगती है और ये रेवड़ी अदानी जी को परोसते हैं मोहन जी। ठीक है, चलिए कांग्रेस का पक्ष क्लियर है, वो तो कह रही है ताल ठोक कर, सीना ठोक कर कि वो तो रेवड़ी बांटेगी अगर जनता का फायदा है तो, लेकिन रबड़ी कौन किसे बांट रहा है बीजेपी की ओर इशारा करके काफी कुछ कहा गया है कांग्रेस की ओर से। बीजेपी का पक्ष ले लेते हैं। निश्चय जी, आप लोग रेवड़ी नहीं बांटते, विरोध भी करते हैं, लेकिन रबड़ी बांटने में कोई गुरेज नहीं है, रबड़ी निकाल के बांटे जा रहे हैं, इस तरीके के आरोप आप लोगों पर है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सोच एकदम स्पष्ट है कि हम अंत्योदय गरीब हित के लिए काम करते हैं। आप किसानों के अगर हित के, ये कोई चुनाव का विषय नहीं रहा। मोदी जी ने जहां जो 2013-14 में किसानों को 1 एकड़ पे, छत्तीसगढ़ के किसानों को 19,500 रुपए मिलता था, वो अब 2183 रुपए के हिसाब से 1 एकड़ पे 44,000 रुपए, कहां 19,500 रुपए मनमोहन सरकार देती थी, 44,000 रुपए देने का काम किया। मेहनत का पैसा किसान का, ठीक है, उसी किसान के इलाज के लिए, उसके परिवार के इलाज के लिए माननीय मोदी जी ने जो है ना आयुष्मान योजना लाई कि 5 लाख रुपए तक का गरीब किसानों के, आम हमारे किसान भाइयों के परिवार का इलाज हो जाए 5 लाख रुपए में। उसी गरीब किसान का मकान जो है जिसपे कच्ची छत थी उसकी पक्की छत बन जाए, इसके भी व्यवस्था जो है वो उन्होंने की प्रधानमंत्री आवास योजना में। उन्होंने जल नल योजना के माध्यम से किसान के घर में पानी पहुंच जाए, ये भी काम किया। और साथ ही साथ जो खाद इतनी महंगी हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको 8,000 रुपए प्रति एकड़ तक की सब्सिडी दे करके, और किसान के लिए वो तकलीफ ना हो, उसको ज्यादा पैसे ना देने पड़े, इसकी व्यवस्था और चिंता करने का काम मोदी जी ने किया। ये किसान हित की नीति होती है। लेकिन उसी किसान की बेटी हमारे छत्तीसगढ़ में अपने बस्ते को लाकर के मुख्यमंत्री के निवास के सामने रखी कि हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है और हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, बस्ते भी आप रख लीजिए, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। और जो वो गरीब किसान जिन रास्तों से होकर गुजरता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में बनाया था, उसको पिछले 5 साल में पूरा गड्ढों में तब्दील कर देने वाली है सरकार। स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत न करवाने वाली है सरकार, और केवल भ्रष्टाचार करने वाली सरकार। और ये जो है ना, जो मतलब जिसको जो बोल रहे हैं टूहू दिखाना, हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि ये लालच दे करके सरकार बनाना चाहते हैं ताकि ढेबर का आपराधिक गैंग फिर से जो है ना छत्तीसगढ़ को दोनों हाथ से हजारों करोड़ रुपए लूटे। ये इनकी मूल मंशा है। और इसलिए हालांकि हमारे यहाँ का किसान हर चीज को समझता है, जानता है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर किसान की इनको चिंता थी तो जब कोरोना काल के बाद 1,000 किसानों ने आत्महत्या की, तब इन्होंने कर्ज माफी की बात क्यों नहीं की? और इन्होंने तो 2018 में कर्ज माफी की थी। 2018 में कर्ज माफी के बाद भूपेश बघेल लगातार बोलते रहे कि हम तो किसानों की जेब में पैसे भर रहे हैं, किसानों की जेब में पैसे भर रहे हैं, इतनी ओछी भाषा में वो बोलते रहे। और उसके बाद इतना माला माल अगर किसान हो गया तो आज कर्जदार कैसे हो गया? वास्तविकता यह है कि इन्होंने सभी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया था, और इन्होंने जो उसके नाम पे विज्ञापन छपवाया उसमें खर्चा किया और किसानों को तरसाया, उनके रकबे काटे, किसानों के साथ कालाबाजारी की, उनको जबरदस्ती मिट्टी मिला गोबर जबरदस्ती बेचा और पूरा पैसा वसूली का काम। उद्योगपतियों को आप लोग रबड़ी खिलाए हैं क्या उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है? कभी सवाल ही नहीं पैदा होता है। अडानी के लिए जो ये बातें बोलते हैं, आपको मालूम है कि अडानी के अधिकारियों से भूपेश बघेल जी बंद कमरे में बैठक करते थे, और इस पे जब अमित जोगी जी ने प्रश्न उठाया था तो उन्होंने बहुत भद्दा मजाक रेणु जोगी जी के नाम पे किया था। आपको याद होगा कि राजस्थान में जिस तरीके से अडानी के साथ में वो धरना देकर के बैठ गए, अपने क्या नाम है उनका, वहां के मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी, और नहीं अडानी जी को ही काम देना है। और केरल में पोर्ट में काम देने वाली जो कांग्रेस और वामपंथियों की सरकार है, उसी अडानी से उनको काम करने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। थोड़ा सा गला फंस रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं मोहन जी कि ये लोग उसी अडानी के
सारे प्रकार के अपने काम ये बनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि अंत्योदय हित में, और भारतीय है, हमको गर्व है, कोई भी भारतीय अगर अपने दम पे, अपनी मेहनत पे अगर आगे बढ़ता है उसका समर्थन होना चाहिए। ये विदेशियों के साथ जाकर के साजिश रचने वाले लोग हैं जो जाकर के वहां पे कहा, यहां तो इनके पास सांसद है नहीं, तो ये इंग्लैंड के सांसदों के साथ बैठे कैसे भारत में अराजकता लाई जाए और इस तरीके के डेंगू की तरह मसलेंगे, सनातनियों को डेंगू की तरह मसलेंगे, उनके साथ ये गठबंधन करने वाले लोग हैं। इनकी नीयत अलग है, ये लूटना चाहते हैं, ये सनातनियों को डेंगू के जैसे मसलना चाहते हैं और उसके लिए ये कुछ ऐसे टुकड़े फेंक के दिखाना चाहते हैं। इनके चक्कर में कोई छत्तीसगढ़िया आने वाला नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, इनको जितना जो करना ये करें। ठीक है, चलिए बीजेपी का पक्ष भी आ चुका है, तो अब रुख कर लेते हैं अर्थशास्त्री अजय चंद्राकर जी हैं, वो अच्छे से बताएंगे कि इस तरीके के दावों को क्या रेवड़ी कहा जाएगा, इस तरीके की सौगातें जो कि जरूरी भी है, क्या रेवड़ी कल्चर के अंतर्गत आएंगी। अजय चंद्राकर जी, आप अच्छे से जानते हैं इस तरीके की बातों से ही आजकल चुनाव लड़ा जा रहा है और जीता भी जा रहा है, क्या कहेंगे आपके नजरिए से, कितना रेवड़ी कितनी रबड़ी? मोहन जी, आज आर्थिक विशेषज्ञ के साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक और संविधान विशेषज्ञ का मैं मिश्रण करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि विषय रेवड़ी और रबड़ी का आ गया है। देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच, बिल्कुल, यह सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्त राजनीतिक दल, अभी जो जितने प्रांतों में चुनाव हो रहा है, आज तो वादों की झड़ी लग गई। वादा करना अलग बात है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना दूसरी बात। अब क्रियान्वयन जब होता है तो रूलिंग पार्टी को इसका लाभ मिलता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों, और जिनको बेनिफिट नहीं मिलता, जिसे आजकल लाभार्थी वर्ग भी कहते हैं, वो इसके विपरीत मना स्थिति बनाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है मोहन जी, जीवन स्तर को उठाने के लिए जो काम किया जाता है वह तो सेवा ही कहलाएगा, वो रेवड़ी नहीं कहलाएगा। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या इवन राशन का क्षेत्र हो। लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट में PIL जो लगा हुआ है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ राज्यों को जिस तरह से नोटिस जारी की है, अब ये संवैधानिक अधिकार में आता है क्या चुनाव आयोग को वह निर्देश दे सकती है, और चुनाव आयोग समस्त राजनीतिक दलों को से एफिडेविट लेगी कि क्या आपका बजट कितना इजाजत देता है, क्योंकि ये सब टैक्स पेयर का पैसा है मोहन। बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स पेयर का पैसा है, किसी को जरूरत हो तो आप भी इनकार नहीं करेंगे, अपने खर्चे में कटौती कर देंगे, लेकिन बिल्कुल तैयार रहेंगे, लेकिन बेसिक नीड की पूर्ति के लिए। लेकिन कुछ इस तरह की लैपटॉप वगैरह कई वस्तुओं का अनंत नाम हो सकता है, उनका जो जिक्र हो रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है, क्या निर्देश देती है, महत्वपूर्ण है। रही बात छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आज के समय में अभी इस फाइनेंशियल ईयर के बाद प्रति किसान जो कर्जा है 21,433 रुपया, और वो भी 5 साल के कार्यकाल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना और एक अल्पकालीन जो ऋण रही उसके माफी के बाद। दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ में इनकम हम देखें, प्रति व्यक्ति इनकम जिसमें 5 परिवारों का है 332 रुपया 50 पैसा। इसमें वो डेयरी में भी काम करते हैं वो भी जुड़ा है, मनरेगा में काम करते हैं वो भी जुड़ा है, या कुछ पोल्ट्री वगैरह का भी पालन कर लेते हैं वो भी जुड़ा है। अगर सिर्फ विशुद्ध एग्रीकल्चर को लेंगे तो और कम हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिक नीड की पूर्ति, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी को कोई इनकार नहीं है, लेकिन इस तरह से अभी एक प्रकार से घोषणाओं की सेल लग रही है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग निकट भविष्य में क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि ग्लोबल जो मार्केट है, ग्लोबल जो वातावरण है वह काफी प्रतिकूल है। कई बड़े बड़े अखबारों में छप रहा है, या फिर कई बड़े आर्थिक विशेषज्ञ इसके ऊपर लिख रहे हैं कि हम 70 के दशक में, क्योंकि उस समय भी 2 वार की पोजीशन थी, उसमें है
और जिस तरह से महत्वपूर्ण बात यह है मोहन जी, मोदी जी जब सत्ता में आए तो उस समय $1 के ऊपर लगभग 62 रुपया का एवरेज था रुपया का। आज वो 83 है, मतलब हम 34 से 38% अभी माइनस में है। टेक्निकल विषयों में जाएंगे तो ये सब विषय है। अब गंभीरता के अब ये भी मजेदार बात है, जब सुप्रीम कोर्ट के आज यह चुनाव आयोग इसमें कुछ कड़ी नजर रखती है या फिर ओपिनियन देती है, तो सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को एक होते हुए भी देखा गया। उसके बाद फिर अपनी अपनी घोषणाएं करते हैं। लेकिन अब आने वाले जनरेशन के लिए काफी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से किसी को इनकार नहीं, लेकिन अन्य क्षेत्र भी हैं, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो या फिर रोजगार का क्षेत्र हो, उसके ऊपर भी या फिर परसेंटेज तय कर दिया जाए आपके बजट में, इतना परसेंट आप इन जन कल्याणकारी कार्यों में करेंगे, बाकी आगामी जो जनरेशन है उसके लिए काम किया जाएगा। तो ये तो अभी चुनाव में अब ये हो रहा है और निश्चित रूप से भविष्य में इसके ऊपर चुनाव आयोग को निर्देश सुप्रीम कोर्ट देगी, ऐसी अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें तो अब चुनाव आयोग के बिना हस्तक्षेप के ये चीजें रुकने वाली नहीं, लेकिन इसका फायदा क्या रेवड़ी बांटने वालों को मिल पाता है या इसके विरोध करने वालों को इसका कुछ नुकसान होता है? एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। निश्चय वाजपेयी जी, आप लोग रेवड़ी कल्चर का विरोध करते हैं, इसी वजह से आप लोगों के घोषणा पत्र में कुछ खास जो है अटेंशन वाली चीजें, लोक लुभावन चीजें दिख नहीं पाती, और इसीलिए आप देख रहे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो गया आप लोगों को, कर्नाटक में भी नुकसान हो गया। आप कर्ज माफी करेंगे नहीं, पैसा किसी का बढ़ाएंगे नहीं, पेंशन पुरानी देंगे नहीं, तनख्वाह बढ़ाएंगे नहीं, तो ऐसे में आपको क्यों कोई पसंद करेगा? आप लोग को नुकसान होता होगा ऐसे में। देखिए मोहन जी, एक बात को समझिए कि ये जनता का पैसा है जो जनता के पास जाता है, ठीक है, और ऐसा नहीं है किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की भी जो हितकारी योजनाएं हैं या मजदूरों के लिए या गरीब वर्ग के लिए, उसने ही तो मोदी जी को लगातार, क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता और ईमानदारी दिखती है, इसलिए उनको लगातार हमारे देश का प्रधानमंत्री बनाया, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बनाया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, किसान के लिए उसकी उपज को खरीदा जाए, पूरी उपज को खरीदा जाए सरकारी तौर पे, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया। जहां 5 लाख टन धान खरीदा जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रत्येक किसान के धान को सोसाइटी के माध्यम से खरीदना शुरू किया, जो कि 85 लाख टन तक गया। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो कर्ज लेना पड़ता था साहूकारों से और बड़े महंगे ब्याज पे लेना पड़ता था, तो किसान को मुफ्त में उपलब्ध कराई धनराशि की जब आपकी फसल होगी आप वापस कर देना। तो इसका एक ऐसा था कि किसान के ऊपर कर्ज का बोझ ना पड़े, मुफ्त में 0% इंटरेस्ट रेट पे कर्ज का जो मामला किसान के लिए उपलब्ध कराया, साहूकारी के चंगुल से बचाया। वो 60 साल में जो अन्य दलों ने नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में करने का काम किया। हमारे यहाँ चाहे जितनी व्यवस्था हो जाए, जो एक गरीब किसान है उसके लिए, मैंने जैसे पहले भी बताया, बेटियों को, माताओं बहनों को, उनको साइकिल से लेकर के उनको जो है सिलाई मशीन से लेकर सारी चीजें उपलब्ध कराएं। किसान का जो है ना, ये लोग तो केवल चाहते हैं कि इनको लूटना है, इसलिए ये ऐसा कोई अचानक में एक वादा लेके आते हैं। अगर आप ईमानदार होते तो आप 2 साल पहले भी कर सकते थे भैया। अगर किसान, आप तो पहले कर्ज माफी किए, उसके बाद आपने खूब पैसा दे दिया, बोल दिया, उसके बाद भी किसान कर्जदार है, तो इस पर आप चिंतन कर लेते और आप 2 साल पहले माफी कर देते। इनकी नियत है कि सरकार बनाना चाह रहे, 5 साल तक लूटना चाहते थे। फायदा होता है कि नुकसान होता है? आपको क्यों पसंद कोई करेगा जब आप कुछ देंगे नहीं? तो हमको बोल रहे हैं? हाँ जी। नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं कि हमारा तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए हमेशा से हितकारी नीति रही है और किसानों के लिए बहुत अच्छी ही योजनाएं हमारी आने वाली, मगर वो ठोस योजनाएं होंगी। वो रेवड़ी बांटने दायरे में रह के काफी कुछ दिया जा सकता है जनता को, वो बीजेपी की रणनीति है। चौहान जी, लेकिन आप लोग क्या चुनाव जीतने के लिए उन सारे मापदंडों को ताक में रख देंगे जो कि अभी अजय चंद्राकर जी बता रहे थे कि बजट होता है, एक निश्चित दायरा होता है, उन सब सीमाओं को पार करके चीजें बांटना कितना उचित है? ये देखिए मोहन जी, कहीं भी किसी चीज को दरकिनार करके, किसी मानदंड को दरकिनार करके छत्तीसगढ़ सरकार काम नहीं कर रही है। जो किसानों के हित में आवश्यक है, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए, यहाँ किसानों, यहाँ के वनांचल के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जरूरी है, उनका जीवन स्तर एक स्तर, मतलब प्राथमिक स्तर तक सुधारने के लिए जरूरी है, वो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पहले सिलाई मशीन और मोबाइल और दूसरी चीजों, चरण पादुका के नाम पर कमीशन खोरी की, लेकिन हमारी सरकार ने 1 लाख
1,75,000 करोड़ किसानों के खाते में डालने का काम किया, हितग्राहियों के खाते में डालने का काम किया। अदानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे, पूरी दुनिया जानती किसके पोर्ट में हीरोइन मिलती है, किसको एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, किसके पास देश नीलाम किया जा रहा है, किसके साथ वो देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। निश्चय जी, 1 मिनट आपको धैर्यपूर्वक सुना है, आप जवाब दूंगा अभी आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। मेरा समय है, 2 बार आपने समय लिया है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये 20,000 करोड़ का हिसाब जब मांगा जाता है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी का पेट दर्द होता है? अदानी का जब नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अदानी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? क्या ऐसी बात है कि हिंदुस्तान के 83% लोगों की आमदनी कम हो गई और अदानी विश्व के दूसरे नंबर के रईस बन गए? ये कौन सी केंद्र सरकार पॉलिसी बनाती है कि 83% लोग राजस्थान में उनके अडानी से क्या लगातार संबंध आमदनी है? गिर रही है? भूपेश बघेल जी बाहर चाहे जो बोले, बंद कमरे में क्या बात करते हैं? अडानी के अधिकारियों से बताइए, केरल का पोर्ट कैसे मिल गया और छत्तीसगढ़ सरकार को सोचिए, इन्हीं भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की सोच और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सोच का। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो निश्चय वाजपेयी जी जैसे विद्वान प्रवक्ताओं को लोकप्रिय चैनलों पर बैठाकर कभी सनातन धर्म, कभी डेंगू के मच्छर, कभी सांप्रदायिकता, कभी नारायणपुर, कभी कवर्धा, ये धर्म की राजनीति गठबंधन के सहयोगी ने बोला और उनकी हिम्मत नहीं थी उसका, भूपेश बघेल जी की हिम्मत नहीं उसका वो खंडन करें या उसकी वो आलोचना करें। आपको मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, जी के लड़का और भूपेश बघेल जी की हिम्मत नहीं है वो सनातनियों के हित में बात बोल सके। इन एजेंसियों का बोल रहा है ये निंदा योग्य, संवैधानिक ये मूल्यों बहुत की हत्या दुर्भाग्य का करनी विषय है। है। अदानी के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, एक गरीब छोटा सा कुछ कर दे तो दिक्कत हो जाती है। और उसके जब बाद 44 लाख परिवारों का बिजली बिल हाथ आता है तो भारतीय जनता पार्टी को चलिए, ये तो एक तरीके से 2 भागों में पक्ष विपक्ष बढ़ गया है कि रेवड़ी बांटनी चाहिए या नहीं बांटनी चाहिए। ये भी है कि रेवड़ी की परिभाषा क्या है। अजय चंद्राकर जी, क्या माने रेवड़ी को एक निश्चित दायरे में किया जाए, इसके लिए कोई इसको परिभाषित करने की जरूरत है? ऐसे में हर चीज, हर सुविधा जो है वो रेवड़ी के रूप में गिनी जा रही है और आलोचना की जा रही है। रेवड़ी में भी उतनी मिठास है जितनी हम कह सकते हैं कि जिसका आज कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था रबड़ी का। मिठास तो दोनों में। अब मिठास चाहे कॉर्पोरेट जगत के लिए हो या फिर न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करने वाले नागरिकों के लिए, जैसे या फिर हम कह सकते हैं कि 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स जो 30% था वो 25% कर दिया गया। 1,52,000 करोड़ रुपया लगभग सालाना आता है, तो ये भी तो इसी दायरे में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाहे उद्योगपति हो या फिर कॉर्पोरेट जगत के हो या बिजनेस पर्सन, उनको भी मिल रहा है। और जो न्यूनतम आवश्यकताओं से जिनका रोज का सरोकार है संघर्ष का, उनके लिए भी सरकारें, सभी राजनीतिक दल कर रही। लेकिन प्रश्न यह है कि मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है, जो बड़े पैमाने पर टैक्स देता है, प्रत्यक्ष कर भी और अप्रत्यक्ष कर भी, तो उनके भी हितों का ख्याल रखा जाए और वो तब और अच्छा होगा। आप निश्चित रूप से डिस्ट्रीब्यूट करिए, लेकिन उनके हितों का भी यहाँ पर संरक्षण होना चाहिए। और उनके जो बच्चे वो जो टैक्स मतलब लोन लेकर के या इंटरेस्ट पटा करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ इनायत होनी चाहिए। उनकी नजर इस तरह से पड़े कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ के लिए बढ़िया आ रहा है कि अल्पकालीन ऋण के साथ ही साथ अगर इस तरह की भी पॉलिसी बन जाती है मिडिल क्लास के लिए, तो सर्विस इकोनॉमी का जो है वो बूम होगा और निश्चित रूप से टैक्स पेयर की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, कलेक्शन भी ज्यादा होगा। तो आइए राजनीतिक दल अपनी घोषणाओं को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेवड़ी को अलग अलग तरीके से नहीं आंका जा सकता। अगर आम जनता के लिए कुछ देना रेवड़ी है तो उद्योगपतियों को भी लाभ देना रेवड़ी के अंतर्गत आएगा। इस तरीके के आरोप के साथ वाजपेयी जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। मैं तो ये कह रहा था कि जो मध्यम वर्ग, छत्तीसगढ़ के मध्यम वर्ग और खास तौर पे हमारे सभी सामान्य लोगों के लिए उनका पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित रहता है और उन बच्चों ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, उसको बेच खाया इस सरकार ने। छत्तीसगढ़ में जो पीएससी का घोटाला हुआ, उसने हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरह के खिलवाड़ किया है, भाई साहब ये समझिएगा, सबसे बड़ी नहीं
नहीं, रेवड़ी मैं आपसे नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों का भविष्य उनकी मेहनत के अनुरूप उनका भविष्य बेचा ना जाए, उसको लूटा ना जाए, इसकी सुनिश्चितता भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो हमारे बच्चे प्रतिभावान बच्चे तैयारी करके आएंगे उनको पीएससी में स्थान मिलेगा और उनकी सीट को कोई ऐसा जो वहां अध्यक्ष बैठेगा वो अपने परिवार में बांट नहीं पाएगा। और ये जो जितने जिस तरीके से भविष्य को लूटा जा रहा है उसमें हम रोक और सबसे बड़ी बात यह है, विद्वान पत्रकार अजय चंद्राकर जी कह रहे थे उद्योगपतियों को राहत दी जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ दो उद्योगपतियों को नहीं, अदानी अंबानी के लिए मौका बात तो हो जाती अदानी के लिए पॉलिसी क्यों बनाते? 30 सेकंड में जवाब, ठीक है, चलिए 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचार भी हो रहा है, ऐसी इन बातों को दबाने के लिए रेवड़ी बांटी जा रही है, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार जैसी बातों को दबाने के लिए रेवड़ी बांटी जा रही है, ये कहना वाजपेयी जी का। देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है और चेहरा विहीन हो गई है। इन्होंने आज तक 5 साल ईडी आईटी को गली गली घुमाया, किसी भी नेता पर कोई चार्जशीट नहीं दायर कर पाए, कुछ अधिकारियों पर छापेमारी की। आप देखिए दूसरे प्रदेशों में एक भी अधिकारी कर्मचारी के आइन का छापा नहीं पड़ा जहां भाजपा शासित सरकारें हैं। ऐसा क्यों? क्या ईडी क्या सिर्फ शासकीय कर्मचारी अधिकारी छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कर रहे हैं? ये जनता पूछ रही है इनसे। क्यों हर मुद्दे पे जब ये चेहरा विहीन और मुद्दा विहीन होते हैं, अदानी की बात पर घिर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? धर्मांधता की बात करने लगते हैं। ये डेंगू मच्छर और सनातन को बीच में ले आते हैं। विकास और गरीब की बात क्यों नहीं करते? किसान की बात क्यों नहीं करते हैं? पुतला जलाइए, आप आलोचना करिए, मैं आपका चलिए, समय की कमी है, ये विषय अंतर हो जाएगा। ऐसे में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि रबड़ी और रेवड़ी को लेकर जो चुनावी जंग छिड़ी हुई है उस पर चर्चा करें। अजय चंद्राकर जी ने काफी अच्छे सारगर्भित बातें और सुझाव रखे हैं, तो उसको दोनों पार्टियों को मानना चाहिए। समय कम, इसलिए चर्चा यही खत्म करेंगे। हमारे साथ अनिल चौहान जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निश्चय वाजपेयी जी थे, उनका धन्यवाद। और कीमती समय दिया अर्थशास्त्री डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।